हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना था। हमने देखा था कि जब आप किसी गुड कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं तो उस जो कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करने लगते हैं और उसी ड्रिफ्टिंग को हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि उस टॉपिक के अंदर हमने फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सवाल जरूर उठता है कि क्या उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा। इन सभी बातों को जानने के लिए हमने आज के वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कि आपके कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर उस पर पड़ने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने मेरे कंडक्टर को एक बार वीक और एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड में प्लेस किया है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपका कंडक्टर वीक फील्ड में रखा है तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे, पर वहीं जब वो कंडक्टर स्ट्रॉन्गर फील्ड में रखा होगा तो उसके ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगते हैं। तो अब क्योंकि ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो इस एक्सप्लेनेशन से हम ये बात समझ सकते हैं कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड हम देंगे उतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा और उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट भी होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि याद करिए दोस्तों, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था तब मैंने आपको ये भी समझाया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। असल में जब आप किसी भी फील्ड के अक्रॉस आप चार्ज को मूव कराना चाहते हो तो उस दौरान उस पर जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होगा। तो यहाँ से हम ये भी समझ सकते थे कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल पर भी डिपेंड करता है। अब दोस्तों, इसी चीज को कंबाइन करते हुए हमने एक लॉ बनाया है जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। दोस्तों, सर ग्रिगर सिमन ओम द्वारा ये लॉ दिया गया था और वो क्या कहते थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन जैसे उसका टेम्परेचर, उस पर पड़ने वाला प्रेशर, उसके एनवायरमेंट की ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह को कांस्टेंट रखते हो, उस सिचुएशन के अंदर उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के। दैट मींस करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस सिचुएशन के अंदर आपकी फिजिकल पैरामीटर जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें सेम रहनी चाहिए, इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। इसी को हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया, जहां पर वोल्टेज करंट ग्राफ दिखाया। यहाँ एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब आप ओम्स लॉ एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वोल्टेज हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगा और करंट वाई एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमेशा हम इंडिपेंडेंट पैरामीटर प्लेस करते हैं और पोटेंशियल जो होता है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि पोटेंशियल देने से करंट फ्लो कर रहा है। इस बात को बहुत ध्यान रखना दोस्तों, अपनी मोटी खोपड़ी में बिठा करके रखो, बहुत काम आने वाली। मैं बता दे रहा हूं कि आपका जो पोटेंशियल होता है उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट बढ़ता है। यही है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ज्यादा कुछ नहीं समझना, इतनी सी बात हमें समझनी है कि आपके कंडक्टर के अक्रॉस जितना ज्यादा पोटेंशियल दोगे, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे उतना ही ज्यादा उसमें करंट फ्लो करेगा। मैथमेटिकली हमने लिखा है इसको आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। अब इसी चीज को हम वी इज प्रोपोर्शनल टू आई भी लिख सकते हैं, हम मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं। अब इस दौरान हम देखते हैं कि जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट प्ले होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब दोस्तों, ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होता है हम थोड़ी देर बाद स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम डिवाइसेस की दो कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों, ओम्स लॉ के बेसिस पर ही हमने डिवाइसेस भी दो पार्ट में डिवाइड की थी, एक थी ओमिक, एक थी नॉन ओमिक। देखो, बिल्कुल वर्ड से समझ में आ रहा है। ओमिक डिवाइस किसे कहेंगे? वो डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि उसमें वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ना घटना है इसका ही रिलेशन होगा। असल में क्या है कि जो लीनियर रिलेशन जो मैंने ग्राफ से शो किया है, दैट मीन्स करंट और वोल्टेज के बीच एक लीनियर रिलेशन बनेगा। तो ओमिक डिवाइसेस वो होती है जिनमें ये लीनियर रिलेशन फॉलो होता है। और अगर ये लीनियर रिलेशन ना फॉलो, दैट मीन्स अगर ये कर्व स्ट्रेट लाइन ना होते हुए कोई आर्क हो जाए, कोई पैराबोला हो जाए, कोई और स्ट्रक्चर शो कर जाए, तो हम उसे कहेंगे नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पर। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। जब मैंने ओम्स लॉ का डेरिवेशन आपको शो किया था तब मैंने इस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया था। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों, कि ये आपके कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो उससे फ्लो करने वाले करंट को अपोज करता है, नहीं उसकी वैल्यू कम करता है। दैट मीन्स अगर मान करके चलो कि आपके पास एक रेजिस्टर है तो आप उससे उतना करंट फ्लो नहीं करा सकते जितना एक नॉर्मल कंडक्टर से करा पाओगे। अब ऐसा होता है क्यों?
काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर उठेगा कि भाई आपका जो कंडक्टर है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो तो ड्रिफ्ट करेंगे और भाई चार्ज कैरी करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, बट रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है? सो इसका जवाब जानने के लिए दोस्तों मैं बहुत प्यारा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जरा सोचिए कि अगर मान करके चलिए कि आपके पास अभी कुछ पैसे आ गए और आपका मन किया कि तुरंत जाकर के एक 5 स्टार लेकर के आते हैं। अभी आप बन गया वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, अभी अभी पापा ने पैसे दिए हैं तो अभी तो है, कोई रोकेगा तो है नहीं, तो तुरंत उठेंगे अपनी चेयर से और दौड़ लगा दिया सीधे घर के बाहर जाने के लिए। अब दौड़ लगाते हुए ये नहीं देखा कि जो गेट पर पर्दा लगा हुआ था उसके पीछे दरवाजा भी लगा हुआ था, हमने गेट तो देखा ही नहीं। हम गए और जोर से भड़ाम और मस्त सर पर एक प्यारा सा निशान बना दिया। अब इस दौरान ये होगा दोस्तों कि आप टकरा तो गए, इस दौरान आपको चोट लगी वो अपनी जगह है, पर आपकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। अब इतना तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि उसके बाद अब आप उसी स्पीड से दोबारा तो नहीं दौड़ने वाले। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका एनर्जी था मूव करने का वो कम हो गया, यानी कि आप अगर मान करके चलो कि आप एक इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे होते तो इस कोलिजन के बाद आपकी एनर्जी भी कम हो जाती। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही आपके फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। आपका जब फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू करता है तो दूसरे एटम से या फिर दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाता है। जैसे ही ये कोलिजन होता है उसका एनर्जी लॉस होगा। अब दोस्तों अगर उसका एनर्जी लॉस होगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, स्पीड स्लो होगी मतलब उसका करंट कम हो जाएगा। भाई अगर इलेक्ट्रॉन स्लो मूव करेगा तो उसका चार्ज भी स्लो मूव करेगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट भी कम हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये फिनोमेना समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझना। ना हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट की, तो दोस्तों इसकी यूनिट होती है ओम, जो कि सर ग्रिगरसमन के नाम पर ही रखी गई है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात जानने की ये भी है कि इस यूनिट ओम का सिंबल है ओमेगा, जो मैंने यहाँ पर आपको शो किया है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है तो वो बोल देते हैं ओमेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, उस ओम वर्ड का सिंबल होता है ओमेगा, जो मैंने यहाँ पर शो किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हमने जो पढ़ा होगा वो आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों अब आपके सामने एक डेली ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ। एक बात शायद आप सभी ने नोटिस की होगी कि जब भी हम स्विच ऑन करते हैं हमारा बल्ब उसी वक्त स्टार्ट ग्लो मतलब उसी वक्त ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, मतलब हम कह सकते हैं स्विच ऑन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ तो हमने पढ़ा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा तब जाके करंट फ्लो करेगा, भाई यही मतलब होता है। अब मैं उसके लिए आपको एक बात और बता दूं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होती। अब 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का मतलब समझ पा रहे हैं आप, 0.1 mm पर सेकंड। अब आपका कंडक्टर वायर कितना बड़ा है आप खुद सोच सकते हैं, और इवन अगर आप उसकी थर्मल वेलोसिटी की भी बात करें ना तो वो भी 10.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होती। फिर भी स्विच ऑन करते ही बल्ब तुरंत जल जाता है। ये बड़ा ही प्यारा सवाल है, एग्जाम में भी आता है और आपके सोचने के लायक भी सवाल है। भाई आप भी सोच के देखिए कि ऐसा होता क्यों है। दोस्तों इसका जवाब जो आपको दूंगा ना वो शायद सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि आपका जो करंट फ्लो करता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने से नहीं होता। असल में होता क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है कि जैसे आप स्विच ऑन करते हो पूरे के पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो जो असल में जो हमने जो टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल देते हैं ना उससे जो फील्ड क्रिएट होती है वो स्विच ऑन करते पूरे ही कंडक्टर में क्रिएट हो जाती है। अब इससे क्या होता है, इस पूरे कंडक्टर के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो उसी वक्त ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स हमारे बल्ब को इस बात का वेट नहीं करना पड़ता कि आपने स्विच ऑन किया होगा फिर वहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा रास्ते में नाश्ता वगैरह करते हो बल्ब तक पहुंचेगा, सब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने जैसे ही करंट ऑन किया उसी तरह से है कि भाई आपके स्पोर्ट्स टीचर की एंट्री हो चुकी है डंडा लेकर के, तो उनकी एंट्री होते ही अपनी बेंच से अपन शिफ्ट हो जाते हैं। जरूरी नहीं होता कि हमारे स्पोर्ट्स टीचर डंडा लेके हमारे पास आए, भाई उनकी एंट्री होते ही हमारे लिए काफी होता है कि अपनी जगह पर बड़े आते हैं। तो कुछ उसी तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होते ही ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि स्विच ऑन करते ही बल्ब ग्लो करने लगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि केस आपको समझ में आया होगा, ये भी एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस स्लाइड में हमने दो तीन चीजें कवर की हैं, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, यूनिट, उसके कॉजेस और एक ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। दोस्तों बेसिकली जो आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ना वो चार बातों पर डिपेंड करता है। एक तो आपके कंडक्टर की लेंथ, एक उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका जो मटेरियल है उसका नेचर, और उसका सराउंडिंग टेम्परेचर। अब इन चारों पर किस तरह डिपेंड करता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर। अब जरा दोस्तों सोचो कि ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रेजिस्टेंस का कारण क्या है, कि जो हमारे ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे एग्जिस्टिंग आइटम से कोलाइड करते हैं और उसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है जिससे रेजिस्टेंस आता है, हम अभी समझ चुके हैं। अब जरा सोचो अगर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन के रास्ते में 10 एटम है तो वो 10 से टकराने के चांसेस है।
पर वहीं अगर 10 की जगह 10,000 एटम है तो डेफिनेटली कोलिजन के चांसेस बढ़ गए, और कोलिजन बढ़ गया तो उसका एनर्जी लॉस बढ़ गया, यानी कि रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आ रहा है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराओगे उतना ही ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई ना कि कैसे लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। अब जरा सोचो दोस्तों कि आपको एक दरवाजे से निकलना है, तो आप जो है एक सकरे दरवाजे से, मतलब कम विड्थ के दरवाजे से निकलना पसंद करोगे, थोड़ा वाइड दरवाजे से? डेफिनेटली आप इसका जवाब अच्छी तरह जानते होंगे कि दरवाजा जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उससे निकलना उतना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसे ही कुछ होता है, भाई जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना आसानी होगी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करके निकलने में, यानी कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये दोनों जो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की, ये आपके कंडक्टर के डायमेंशंस की बात थी। अब बात करते हैं उसके मटेरियल टेम्परेचर की। अगर हम बात कर रहे हैं हमारे उस दरवाजे की जिससे हमें निकलना है, आप जरा सोचो दोस्तों, मैं आपके सामने दो ऑप्शन रख रहा हूँ कि एक बार तो नॉर्मल गेट है जिसके जो हमारी इसकी जो बाउंड्रीज है उसके अंदर हमने एक सिल्क क्लोथ लगा के रखा, और एक बार उसकी बाउंड्रीज पर हमने कुछ स्पाइक्स लगा कर रखे होंगे। अब दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस दरवाजे से निकलना आसान होगा। तो कुछ उसी तरह से दोस्तों कि जब आपका फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है तो उसके रास्ते में जो एटम आने वाले हैं वो किस तरह के, उनका नेचर क्या है, इस पर भी उस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। अगला आता है आपका टेम्परेचर। दोस्तों ये बड़ा ही मस्त फिनोमेना है। इसके लिए हमको थोड़ा सा हमारे पिछली क्लासेस में जाना होगा। हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि जो टेम्परेचर होता है वो असल में आपके पार्टिकल को वाइब्रेट कराता है। इसको आप ब्राउनियन मोशंस के फिनोमेना में भी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अगर याद हो तो दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे। अब जरा सोचो दोस्तों कि मैं आपको जिस दरवाजे से निकलने के कह रहा हूँ, अगर वो दरवाज़ा हिल रहा हो, शेक कर रहा हो, आसान होगा क्या जाना? उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। तो दोस्तों वही कहानी आपके इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही है। अब आप तो इतने हष्ट पुष्ट हेल्दी इंसान हो, अब इलेक्ट्रॉन बेचारा मासूम पड़ा नहीं। अब अगर उसको निकलना है और उसके रास्ते का जो एटम है वो वाइब्रेट कर रहा है तो कितना मुश्किल होगा उसके लिए निकलना। डेफिनेटली कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो अब दोस्तों ये चारों फैक्टर्स मैंने अभी एक्सप्लेन किए, इनको जरा मर्जअप करते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, लेंथ और एरिया ये कंडक्टर के डायमेंशंस को शो कर रहे हैं। नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ये डायमेंशंस की प्रॉपर्टीज नहीं है। इसलिए हमने इन दोनों को मर्ज करके अगला फिजिकल क्वांटिटी बनाया जिसका नाम रखा रेजिस्टिविटी, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं जिसको। तो दोस्तों अब हमने क्या किया, इन तीनों पैरामीटर्स को मर्ज करके एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाया रेजिस्टेंस का और इन पैरामीटर्स के बीच, जो मैंने यहाँ शो किया, दैट इज आर बराबर रो एल बाय ए, जहाँ आर है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल लेंथ है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब दोस्तों एक बात वापस से हम डिस्कस करते हैं, जो मैंने रेजिस्टिविटी का एक नाम और दिया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो क्या बोलोगे सर रेजिस्टेंस क्या होता है, वो तो हमने जान लिया, अभी रेजिस्टिविटी क्या है? तो दोस्तों रेजिस्टिविटी के बारे में एक बात हम ध्यान रखेंगे कि रेजिस्टिविटी एक तो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, दूसरा टेम्परेचर पे। इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वो क्यों पड़ा दोस्तों, उसके लिए जरा इस फॉर्मूले को गौर से देखना। जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आर बराबर रो एल बाय ए, मान करके चलो कि हमने एक ऐसा कंडक्टर लेके रखा है जिसका लेंथ भी 1 मीटर है और उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब एक कंडक्टर जिसके पास यूनिट डायमेंशन है। अगर आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हो तो आप क्लियर देख पाओगे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। तो हम रेजिस्टिविटी को हम ये भी कह सकते हैं इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्पेशल कंडीशन, दैट मींस एक यूनिट डायमेंशंस के रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहा जाता है। इसीलिए हमने इसका एक और नाम रखा, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमने फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग रेजिस्टेंस डिस्कस किया, एग्जाम का काफी रिपीटेड सवाल है। एग्जाम में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना दोस्तों, जो चीजें मैं एक्सप्लेन करता चला जा रहा था 2 से 3 नंबर की कैटेगरी में आता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके कंडक्टर के डायमेंशंस पर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ना कि रेजिस्टिविटी। इस पर काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए दोस्तों आप कुछ सवाल डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर। अब हम एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। व्हाट वुड हैपन टू द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड, एरिया इज ट्रिपल्ड, बोथ लेंथ एंड एरिया गेट्स ट्रिपल्ड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। आपके पास एक वायर है जिसका लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस आपको सब नोन है। मुद्दे की बात इतनी है कि एक बार आप उसके लेंथ को डबल करेंगे, एक बार एरिया को ट्रिपल करेंगे, एक बार लेंथ और एरिया दोनों को ट्रिपल कर देंगे। तो सवाल में पूछा गया है कि उसका रेजिस्टेंस या और रेजिस्टिविटी किस तरह से चेंज होगा। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमें एक रिलेशन पता है आर बराबर रो एल बाय, जो मैंने यहाँ पर आपको शो किया है।
इसी से हम निकाल सकते हैं आर डैश बराबर रो एल डैश बाय ए डैश, वेयर आर डैश एल डैश एंड ए डैश विल बी रेजिस्टेंस एंड द डायमेंशंस ऑफ द न्यू रेजिस्टर। अब हमको दोनों के बीच रिलेशन निकालना है तो बड़ा ही आसान सा तरीका होता है, दोनों का रेशियो निकालो। दोस्तों इस तरह के कंसेप्चुअल सवाल बहुत आते हैं, जब एक नंबर में आता है ना तब इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस लॉजिक को लगा करके डायरेक्ट आंसर लिख देना, चल जाएगा। अगर ये पूरा करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना भी करोगे तो चल जाएगा। बट अगर यही सवाल एक नंबर के 2 नंबर में आ जाता है या ज़्यादा मार्क्स लेके जाता है तो हमको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। कई बार अगर हम पूरा एक्सप्लेनेशन देते भी तो भी एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। तो दोस्तों हम जैसे ही आर डैश और आर को डिवाइड करेंगे हमें फॉर्मूला बनेगा रो एल डैश बाई ए डैश अपॉन रो एल बाई ए। अब दोस्तों यहाँ हमको एक बात समझना होगा कि मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि मेरा वही कंडक्टर है जिसका लेंथ और एरिया डबल ट्रिपल जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी उसके डायमेंशंस में चेंज कर रहा हूँ। याद करो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि मेरा जो रेजिस्टिविटी होती है वो डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ हम उसके डायमेंशन के साथ कुछ भी कर दे, हमारे कंडक्टर को तोड़ दो मरोड़ दो जो करना है कर दो, पर उसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। अगर रेजिस्टिविटी चेंज करना है तो मटेरियल बदलना पड़ेगा, यानी कंडक्टर ही बदलो या टेम्परेचर बदलो। उस बारे में क्योंकि यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये बात मान कर चल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी यहाँ पर सेम रहेगी। तो क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम रहेगी तो हमने रो से रो कैंसिल कर दिया, फॉर्मूला बनेगा एल डैश बाई एल मल्टीप्लाइड विद ए बाई ए डैश। तो दोस्तों इस कॉमन रिलेशन को हम इस्तेमाल करेंगे, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एक नंबर के सवाल में धक जाता है बट अगर ज्यादा वेटेज हो तो पूरा लिखना थोड़ा अच्छा माना जाएगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि आर डैश बाय आर बराबर एल डैश बाय एल लिखे हमने फर्स्ट केस में, क्योंकि फर्स्ट केस में हमसे कह रहा है कि लेंथ को डबल किया है। तो लेंथ को डबल करेगा तो जो आपका एल डैश हो जाएगा ना, जो आपका न्यू लेंथ है दैट विल बी ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ, यानी कि आप एल डैश की जगह क्या लिखोगे 2l। अब देखोगे 2l बाय एल तो एल से एल कैंसिल होगा, क्या बचा 2, यानी आर डैश विल बी इक्वल्स टू 2r। तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर हम कह सकते हैं कि अगर आप अपने लेंथ को डबल करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा डबल। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए सेकंड वाले सवाल को डिस्कस करते हैं। यहाँ जो है दोस्तों मैं एरिया को ट्रिपल कर रहा हूँ। अब वही बिल्कुल सेम लॉजिक लगाएंगे, कोई नया लॉजिक नहीं कि भाई हमने अगर एरिया को ट्रिपल किया है मतलब लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, लेंथ सेम है। दोस्तों ऐसे सवालों में ये बात मान करके चली जाती है कि अगर उसने कह दिया लेंथ डबल किया तो एरिया सेम है, एरिया ट्रिपल किया है तो लेंथ सेम, हम ये मान करके ही चलते हैं अनलेस वो कुछ स्पेसिफाई ना कर दे एग्जाम वाला। अब देखते हैं, हम देख आर डैश पे आर बराबर ए अपॉन ए डैश, तो हमने देखा है कि एरिया जो था वो क्या हो रहा है यहाँ पर ट्रिपल हो जा रहा है। तो बस आपको ये करना है कि जो आपको ए डैश होगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ ए। अगेन ए से ए कैंसिल हो गया, बचा 1/3। यहाँ से हम कह सकते हैं आर डैश विल बी इक्वल्स टू r/3, यानी कि जो अगर आपका एरिया ट्रिपल करेंगे तो रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों बातों पर गौर करना, हमने पहले ये डिस्कस किया था कि लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। देखो वही सामने आ रहा है आपके, तो कुछ नया बात डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, बकायदा जो मैंने पहले समझाया था एक तरह से उसका मैथमेटिकली प्रूफ भी हो गया है। अब अगला सवाल है कि अगर हम मान करके चलें कि दोनों लेंथ और एरिया को ट्रिपल कर दो, अब क्या होगा। ये बड़ा मजेदार चीज है। अब आप इसके लिए फॉर्मूला देखो, क्योंकि यहाँ उसने दोनों चेंज किया है तो हमको दोनों फॉर्मूले को यूज करना, दोनों चीजों को यूज करना पड़ेगा। तो हमने एल डैश की जगह लिख देंगे 3l और ए डैश की जगह लिख देंगे 3a। अब आप यहाँ देख पा रहे हो मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, इतना गणित तो लगाना आता ही होगा तुम लोगों को, तो उसको यूज करोगे आंसर बचेगा 1। 1 बच रहा मतलब आर डैश बराबर आर, इसका मतलब रेजिस्टेंस सेम है। भाई अगर आपका जितना लेंथ बढ़ाया उतना एरिया बढ़ा दिया तो कोई चेंज ही नहीं हुआ ना, एक तरह से भाई कंसेप्ट तो ही निकल के आ गया। तो ये उम्मीद करता हूँ तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है तो इसके आगे के जो सवाल है वो मैं अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस चाहते हैं देन गेट सब्सक्राइब टू माई चैनल।